Hello, friends. A very warm welcome in this session where we'll be taking up very important curated themes जो हमें वन सोसाइटी के कुछ डीप रूटेड आइडियाज से रूबरू कराएगी. द फर्स्ट टॉपिक सेज दैट शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा का व्यवसायीकरण बनाम ज्ञान. ये आज से नहीं है. तुलसीदास जी के समय में भी ऐसी बातें हुई. कबीर ने भी ऐसा कहा. और उससे पहले अगर हम जाएंगे तो वेद पुराण के समय से ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं. गुरु शिष्य ज्ञान का क्या महत्व है जीवन में. लेकिन अब बात हो रही है कि इज देयर एनी अदर अपॉर्चुनिटी. पीपल फाइंड वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज इवन टू ग्रो, इवन टू लर्न. तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण यानी रूरल इंडिया में 27% और अर्बन एरियाज में 47%. बिफोर इवन क्लास 8th और 10th ट्यूशन ले रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं. यानी अबाउट 50% ऑलरेडी ट्यूशन कोचिंग लेने पर विवश हैं. और जो ग्रोथ है ट्यूशन सेंटर्स की वो अराउंड 12 to 15% हो रही है. तो इससे हमें क्या पता लगता है. इंडिया की जो शिक्षा व्यवस्था है, एक तरफ तो वो कहती है कि हम जो है वर्ल्ड को रास्ता दिखाएंगे. एक तरफ कहा जाता है कि हम नॉलेज इकॉनमी है. शिक्षा का भारत में व्यवसायीकरण हो रहा है जबकि हम डेवलपिंग कंट्री. 26 करोड़ स्टूडेंट्स, 26 करोड़ बच्चों का नाम है. अराउंड 13 करोड़ गर्ल्स, अराउंड 14 करोड़ बॉयज. स्कूल around 14 lakh. But the point to note is about only 20 to 25% are private schools. और प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है? लगभग 12 लाख. तो ये है मानसिक जिसकी हम बात करते हैं कैसे वीविंग होनी चाहिए. इस लेवल का इंटरैक्शन होना चाहिए. यानी कि जब आप टोटल लगाते हो कि बच्चे इतने हैं 26 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ बॉयज, 13 करोड़ गर्ल्स, उसके बाद आप हिसाब लगाते हो कि 7 करोड़, 7 करोड़ कम से कम है मिडिल और हाई स्कूल में. 7 करोड़. और फिर आप आरटीई लगा लो, एजुकेशन का लेवल लगा लो, तो कोचिंग तो अपने आप बढ़ेगी. ट्यूशन कोचिंग बढ़ गई. और साथ में आप सोचिए 10th और 12th के बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ना रुकने वाला बाजार. जैसा हमने कहा, ऑब्वियसली रूरल एरिया में कम है, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी कम है. ऊपर से अब तो डिजिटल एडटेक का जमाना आ गया. 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 7 रुपया पर डे, 20 रुपए की क्लास, 1 रुपए की क्लास. और कोचिंग बाजार, कोचिंग बाजार देखिए, जब हम बात करते हैं तो कोचिंग बाजार खुल मतलब जो हम बात कर रहे हैं तो वो जो है आपके 58,000 करोड़ रुपए का है. और 2028 तक बात हो रही है 1,34,000 करोड़ का मार्केट हो जाए. तो क्यों ना आपके नए नए हीरे पैदा होंगे पढ़ाने के लिए. मार्केट ही इतना बड़ा है. प्रश्न उठते हैं लेकिन
कि जो कोचिंग सिस्टम है वो ऐसा क्या पढ़ा रहा है, जा सकता, कौन से ऐसे नमूने प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो कि ट्यूशन और कोचिंग ही दे सकते हैं। जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका तो कुछ रोल ही नहीं। पढ़ाने वाले आपको सचिन जी इस बारे में दो लाइनें अभी बोलेंगे, उनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस भी है। तो क्वेश्चन उठता है बहुत सीरियस कि ये क्या हो रहा है और चेंज कैसे हो ना हो पाएगा। बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। और कोचिंग के साथ आदमी जाके कैसे सोचता है कि अब मैंने कोचिंग ले ली तो अब मुझे सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि स्कूल और कॉलेज का कुछ जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट में ऐसा क्या है, उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट में जो आप सोचते हैं कि कोचिंग में जाके पूरा होगा। क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो, तो आंसर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। क्या है ऐसी वस्तुनिष्ठता, क्या है ऐसा रास्ता जो कि ये दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हम कह सकते हैं कि ज्ञान मॉडर्न हो रहा है, ज्ञान आधुनिक हो रहा है। तो प्रेरणा भी, सचिन भी और दिव्या भी और लास्ट में आप भी, एक एक पॉइंट तो बोलना ही पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन आया, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, पर हम तो पंचुअलिटी नहीं सिखा पा रहे इतने के बाद भी। हम तो कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ पा रहे दिन रात के बाद भी। तो ये तो जब हालत है जब आपका नाम टीचर को पता है। लेकिन आज के बाजार में हम ऐसे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं जहां पर हमें नाम भी ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ लेंगे। लंबी लंबी होर्डिंग, बड़ी बड़ी पीपीटी, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, ये जो सिस्टम चल रहा है, जो एक महीने में आपको इकोनॉमिक्स सिखाने का दावा किया जाता है, 60 डेज में क्वालिटी पूरी कवर हो जाती है, और 3 महीने में तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ऑप्शनल तो यूपीएससी करा रहा है। ऐसे से बिल्कुल है, 3.5 महीने में। तो 2021 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने बोला कि 13,000 विद्यार्थी नहीं झेल पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी तो रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा होगा। सरकार को विधेयक लेके आना पड़ा इस बार, अभी अभी आया है चीटिंग एग्जामिनेशन का। इस बारे में मानसी दो लाइनें बोलेंगे। और ऊपर से तो एआई आ रहा है, हाथ में आपके एआई आ गया, हर फोन में एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है। किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, गूगल करो, वर्ड डालो, सारा आ गया। फिर भी टीचर कोचिंग का पढ़ाएगा। लोग कोचिंग लेने दिल्ली से लेकर गाजियाबाद से लेकर ग्वालियर तक जा रहे हैं। इंदौर बहुत बड़ा सेंटर है। तो ये सारी बातें, सफलता का आश्वासन देना और सामान्य ज्ञान, यूपीएससी तो खैर कहती है जनरल स्टडीज, विशिष्ट ज्ञान और समझ है, वो तो मतलब आउट ऑफ विंडो हो चुकी है। सर्वे भवन तो सुखी ना, सब सुखी रहे, क्लास हो गई, तालियां बज गई, टीचर के नाम की सीटी, साथ में आपने केक काट दिया, बात खत्म। और अब तो उस पर यूट्यूब भी आ गया। लड़ाई हमारी यही है। तो मुद्दे तो बहुत सारे उठ गए। कोचिंग और ट्यूशन सेंटर क्या नैतिक हैं, और हो भी तो कैसा होना चाहिए, अब ये कौन डिसाइड करे। क्या नैतिकता कहलाती है स्टूडेंट के पार्ट पे भी, जब एक स्टूडेंट को रोज रिमाइंड कराना पड़े, भाई सो के उठ जा, भाई टाइम से बात कर ले, भाई रिपोर्ट डेली दे ले। तो स्टूडेंट की नैतिकता कहाँ गई। तो शायद स्टूडेंट भी ऐसा हो चुका है। कोचिंग तो है ही है, स्टूडेंट भी वैसा बन चुका है। तो यानी रटने को, दिव्या इस बारे में बताएंगी कि रटने को ज्ञान का एक सुनिश्चित जरिया मान लिया गया है। टीचर आता है, मैराथन क्लास लेता है, 2 घंटे में सब करा देता है, बात खत्म। ये सारी ज्योग्राफी 15 क्लास में पूरी। मजा ही ना आ गया जिंदगी का। जो नहीं कर पा रहा है वो गधा है। तो सचिन जी, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये विडंबना और क्या ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्या कहेंगे।
सर ये दोनों ही है, विडम्बना भी अपॉर्चुनिटी भी सर। अच्छा, कैसे? सर अपॉर्चुनिटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, इंटरनेट के यूज करके, किताबों, बेसिक बुक्स को पढ़ के हम्म। खुद से पर्सन कर सकता है। विडम्बना ये है कि इसका मार्केटाइजेशन हो गया है एक $1 मिलियन मार्केट कह सकते हैं सर की। तो और बच्चा उसकी तरफ या स्टूडेंट सिस्टम, अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो। बच्चा या सिस्टम उसी और क्यों खींचा चला जाता है? अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सर बच्चा, बच्चा या बच्चा या स्टूडेंट, वो फिर भी सही बात को समझने की शक्ति होते हुए भी वो सोचना नहीं चाहता और वो उस ओर खिंच चला जाता है। वो पीपीटी देखना पसंद करता है, वो बार बार वीडियो क्लास देखना पसंद करता है, वो पढ़ना और सोचना पसंद नहीं करेगा। तो कहाँ है गलती, किधर है? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं? सर पेपर्स के जो पैटर्न सेट होते हैं सर, उनमें भी उनका भी रोल है सर कि चीज़ें फैक्चुअल आती हैं, तो वो सोचते हैं कि वहां से हेल्प हो जाएगी, तो ओवरऑल चेंज की जरूरत है सर। ओके। दिव्या, आपका क्या कहना है? ये जो सोसाइटल जो ये है, मतलब क्या ये, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस और अपने वर्क के एथिक्स से क्या कहती हैं? सर एआई के और कोचिंग के थ्रू या फिर और भी स्कूल्स के थ्रू समावेशी तो बनाया जा सकता है, लेकिन सतत विकास की बात करते हैं तो उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए कि एआई तो है लेकिन जब हम मानव एआई की स्पर्श। जरूरत क्या है? पहले आई तो आ जाए, ए तो बाद में आएगा। सर आप वही बोल रहे हैं एजुकेशन सर। में ए लाई क्यों रहे हो? पहले इंटेलिजेंस तो ले आओ, आर्टिफिशियल तो बाद में देख लेंगे। जी सर। वो हाँ, तो फिर जो स्टूडेंट टीचर का रेशो या फिर जो टीचर की स्टूडेंट के साथ एक कनेक्शन होता है बातचीत के थ्रू, या फिर जो मानवीय स्पर्शता उसके बीच में होनी चाहिए, वो उसकी कमी के कारण हो सकता है। सर उन चीजों को किस तरह से बढ़ाया जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस दोनों को डेवलप किया जाए, दोनों के साथ लेकर चला जाए तब। ओके। प्रेरणा, कैन यू हियर मी? तो बोलिए ना। है लाइब्रेरी एक अच्छी जगह है। यह भी भारत की विडंबना है कि रीडिंग रूम्स लाइब्रेरी बन चुके हैं। भारत में लाइब्रेरी कल्चर बहुत पुअर है। तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कमरों को हमने रीडिंग रूम बना दिया है, और रीडिंग रूम को हम लाइब्रेरी कहते हैं, जहां पर एक भी किताब, हाउ डू यू in a positive lead, how do you summarize? तो आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई। In a positive way, how do you summarize जो ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है? हाउ डू यू समराइज? So I would say firstly, regulation of the coaching institutes or tuition centers which are being run is important so as to even regulate the fees that they are charging. And when we talk about the pedagogy in school, so like we have the National Education Policy 2020. So right now we see कि जो हमारा structure है of education system school level से अगर हम बात करते हैं तो we see there is lack of critical thinking skills इतनी promote या inculcate उस टाइम पे नहीं की जाती है। तो एक वो एटीट्यूड स्टूडेंट्स का उस टाइम पे डेवलप हो जाता है कि हमें टीचर्स करा देंगे या वो हमें ट्यूशंस करा देंगे उस चीज को, rather than थिंकिंग की अल्टीमेटली चीजें खुद ही करनी है। So, and thirdly, we can talk about कि we should have again a regulatory body also. तो regulation through law हो सकता है, through the regulatory body. That's important. एक और, यानी आप चाहते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी आए? So, given the size of the market and its growing size, तो potential of future जो है, या फिर हम जो existing हमारे पास bodies हैं उनमें reforms करके we can make them more effective. सो वी हैव टू थिंक, एंड आंसर में आपको वही लेके आना पड़ेगा एलिमेंट जो कि मतलब इंडिया को पॉजिटिवली आगे करके करे। जैसे कि प्रेरणा ने लिखा,
हेल्प इन रिड्यूसिंग इट्स नीड। वेरी ट्रू। स्कूल के टाइम से अगर क्यूरियोसिटी रेज की जाए, स्कूल के टाइम से अगर पाथ ब्रेकिंग आइडिया हो, तो आगे चल के फर्क पड़ सकता है। किसी ने भी 50,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री, डेवलप्ड इंडिया तो ऐसे नहीं बन पाएगा। डेवलप्ड इंडिया के अंदर इसका एक एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। हम फिर इसकी चर्चा करेंगे इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर सोसाइटल एक आवाज और एक, जैसा कि दिव्या ने भी कहा कि जो स्पर्शता की आवश्यकता है, उसको लेकर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। यू कैन ऑलवेज राइट बैक। चलिए आगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति हुई और एक पहली बार मणिपुर से। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमोशनली एंड सोसाइटल एंगल से अगर बोला जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो मतलब जस्टिस कोटेश्वर मणिपुर के पहले जस्टिस होंगे जो कि अब सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। तो यानी भारत इतना डाइवर्स है, जैसे हमने बात भी की, ये कल्चरल यूनिट्स हैं भारत में, सोसाइटल यूनिट्स हैं, और हर यूनिट को ये नहीं हम कह रहे कि आप सिर्फ जबरदस्ती रिप्रेजेंटेशन हो, विश्वास रखिए, एवरीथिंग इज इंटीग्रल इन दैट सेंस, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जहां जहां पर भी ड्यू प्रोसेस के दौरान आप जो किसी भी वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उसकी एक ये बहुत अच्छा उसका एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे। भारत की विरासत तो बेमिसाल है, लेकिन मानसी आप मुझे बताइए कि इंडिया की जो मॉन्यूमेंटल हेरिटेज है, वो किन चीजों के कारण विश्व की जो सबसे आगे बढ़े हुए देश हैं, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, उनसे दूर दूर तक कैसे मुकाबला नहीं कर पाते, और क्या करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, इक्रोम एक बॉडी है, आइकोमॉस एक बॉडी है, जैसे यहाँ पर बताया भी गया, अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन बॉडी है अपने आप में। तो ऐसा क्या है मानसी कि हमारी मॉन्यूमेंटल हेरिटेज मेन स्ट्रीम में भी नहीं है? अगर आपसे मैं पूछूं कि दिल्ली में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मानसी, तो बताइए आप। तो अगेन सारी नाम नहीं कर सकती बिकॉज नहीं अरे, पता सारी। फिर भी आप यूनेस्को। बताइए, जो आपको पता है उनका नाम बताइए, दिल्ली में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम बताइए। तो वन वुड बी थिंक रेड फोर्ट होगा। एक रेड फोर्ट। सो आई थिंक सर रेड फोर्ट ही है। और और कोई ऐसा बहुत फेमस मॉन्यूमेंट जो कि आपके हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए? तो लाइक वी हैव हुमायूंस टूम है या कुतुब मीनार है। हुमायूं टूम, कुतुब मीनार है, तो क्या ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? आई थिंक है सर हुमायूंस टूम का आई एम नॉट श्योर। कुतुब मीनार इज अच्छा। दिव्या, सचिन, आप बताएंगे कि क्या हुमायूं टूम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है? यस सर, हमारे स्टूडेंट्स। दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें हुमायूं टॉम भी है, कुतुब मीनार भी है, और लाल किला भी है। तो आप बताइए, ऐसा हमारी मॉन्यूमेंटल हेरिटेज पीछे क्यों रह जाती है? क्योंकि 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। सो इंडिया में फर्स्टली वी कल। कैन से कि हाँ। हमने एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उनको वर्ल्ड स्केल पे प्रमोट नहीं किया है, या फिर जो फैसिनेशन है विद द वेस्टर्न कंट्रीज कि वी हैव टू गो अब्रॉड, या फिर वी कैन से कि वहां पे देर इज लिमिटेड चॉइसेस, बट इंडिया में बिकॉज ऑफ अगेन डाइवर्सिटी ऑफ अगेन नॉट जस्ट द मॉन्यूमेंटल साइट्स या टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से या लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव से ही, सो आई थिंक सर दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स। जैसे हम अभी रिसेंटली वी आर लाइक प्रमोटिंग जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, सो दैट इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच वी आर प्रमोटिंग इट एज अगेन tourist attractions. And the Okay. second can be, I think, related to the preservation also, because there are so many numbers. So most of them are in dilapidated states. Structure का maintenance नहीं हो पाता है. हम्म
तो हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि भाई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स करके है, आइकोमॉस। जैसा मैंने आपको कहा 1982 के बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को ने 1983 के बाद स्टार्ट किया, और हर साल अलग अलग जो है थीम के ऊपर वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 2024 की थीम है कि कैसे हम वर्ल्ड हेरिटेज की रक्षा करें, उसका प्रोटेक्शन करें। और एएसआई का रोल है, बिल्कुल एएसआई आउटसोर्सिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आप आउटसोर्स करके हर चीज नहीं कर सकते। आउटसोर्स आप कर भी रहे हैं और सामने आपके रेगुलेटेड या फिर गाइडेड मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर नुकसान होगा बहुत ज्यादा। जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर एक सर्किट है, फॉरेनर्स आते हैं, वो देखते हैं राजस्थान, दिल्ली और आगरा। जैसलमेर जाते हैं, हवा महल, जोधपुर, बीकानेर, ये सब बातें यहाँ लिखी भी हुई हैं। शेखावटी की पुरानी हवेलियां भी देखते हैं, लेकिन क्या ये मानसी एक इनटेंजिबल हेरिटेज का एग्जांपल बताइए, भारत की एक इनटेंजिबल हेरिटेज। The intangible heritage would be, so like we have different folk dances. So Garba वेरी is one of गुड। them. Durga. गरबा है, डांडिया है, लावणी है, रागनी है। Hmm. उसके लिए भी फेस्टिवल्स होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर। खजुराहो फेस्टिवल है, भुवनेश्वर फेस्टिवल है, सांची फेस्टिवल है, पुराना किला भी है। भारतीय संस्कृति एक जीवन संस्कृति है, जहाँ नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं। लेकिन मॉन्यूमेंटल हेरिटेज में भी हम कम नहीं है। और हम मतलब जैसा आपने कहा, विजिटर मैनेजमेंट हमें चाहिए, कल्चरल मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट हमारा वर्ल्ड क्लास चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, सोसाइटी का बेंट ऑफ माइंड चाहिए। कोई भी सोसाइटी जो अपनी कल्चर को, जहां पहले आप मूवी देखने भागते हो और मॉन्यूमेंट देखने जाना ही नहीं चाहते, या स्कूल कभी ले गया था तो आप गए थे, या फिर सो कॉल्ड रोमांस के लिए सिर्फ यंग कपल्स मॉन्यूमेंट में जाके बैठ जाते हैं, तब तक देश का भला होना, विकसित भारत की तरफ बहुत मुश्किल है। सचिन जी, आपका क्या कहना है? कैन यू हियर मी? सर आप बोलिए, जल्दी बोलिए। दिव्या। जी सर, जैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इनको भी स्पेसिफिकली प्रमोट किया जा सकता है सर। ये तो बहुत इसके जनरल है, अलावा लेकिन हमसे आप बताइए कोई ऐसा सॉलिड पॉइंट जो फ्यूचर में। सर लाइक जैसे फाइनेंशियल या फिर जो फंड मैनेजमेंट की बात आती है, लैक ऑफ फाइनेंसेस, एडिक्वेट फाइनेंसेस की बात आती है, तो देयर वी आर सीइंग फॉर एग्जांपल ताजमहल के केस में नॉमिनल चार्जिंग ऑफ नॉमिनल फीस या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है साथ में, बिकॉज ऑफ इट इज अ नॉमिनल चार्ज एंड एट द सेम टाइम वी आर मेंटेनिंग इट, उसकी क्लीनलीनेस हम और हाइजीन वो सब मेंटेन कर रहे हैं। वो तो अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ किया गया है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो है बात की गई कि भाई कैसे जो आपके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो हैं अ, हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे हैं, और वो उसका रख रखाव भी कर रहे हैं। ऐसा लाल किले के साथ भी है, डालमिया ग्रुप ने ले लिया, और ऐसा डिफरेंट मॉन्यूमेंट के साथ किया गया। आउटसोर्स नहीं किया हमने उनको कोलैबोरेट किया। जी। लेकिन हमारी विरासत इतनी इतनी जबरदस्त है, जैसा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। अगर स्कूल एजुकेशन के टाइम पे ही इस पर फोकस किया जाए, तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ सकता है। ये भी एक एलिमेंट है। हम्म। रोड लर्निंग की जगह अगर ताजमहल और भीमबेटका और हम्पी के मंदिर और विरूपाक्ष टेम्पल और लॉर्ड जगन्नाथ या फिर लिंगराज मंदिर अगर बात की जाए, तो उससे बहुत हम बता सकते हैं कि ये धर्म की बात नहीं, ये संस्कृति की बात है। चलिए आगे। ग्रामीण उपभोक्ता
मांग और चुनौतियां। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि जो रूरल कंज्यूमर है, क्या वो अर्बन कंज्यूमर की तरह ही है, या फिर रूरल कंजम्पशन अर्बन कंजम्पशन से डिफरेंट है। इसका मतलब है कि जो इनकम फैक्टर्स हैं रूरल इंडिया के, वो अर्बन उससे डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम है तो बात अलग है। भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो अपने गांव को निखारना होगा, गांव की संस्कृति को जीवंत रखना होगा। यानी कि विलेज लाइफ में डेफिनेटली, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात की जाए, या फिर इवन हंगर और डिप्रिवेशन की बात की जाए, तो बहुत फर्क आया है। जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका हमें कोट करना भी चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अच्छी बात है कि बड़ा है, लेकिन अफसोस है कि कहीं गांव पिछड़े शहर तो नहीं बन रहे हैं। यानी कुछ है एसेंशियल कमोडिटीज, पंखा एसेंशियल है, एसी भी एसेंशियल हो जाएगा जब आप 50 डिग्री ब्रीच करोगे, 55 डिग्री ब्रीच करोगे। क्योंकि एक तरफ एक तरफ आपको जेप्टो मिल रहा है, एक तरफ आपको शहर में जोमेटो मिल रहा है। यानी कि अर्निंग के सोर्स प्रोपोर्शनल होते हैं इस बात से कि आप कंजम्पशन क्या करते हैं, और वाइस वर्सा। तो अर्बन एरियाज में आपके पास बहुत सारी एंसिलरी सर्विस एक्टिविटीज हैं, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे फिर वो कार्ट में पुल करना हो, चाहे फिर वो ड्राई क्लीन हो, चाहे फिर वो हॉकर्स हो, चाहे फिर वो प्लास्टिक की कुर्सी बेचनी हो, चाहे फिर वो जूतों को साफ ठीक करना हो। लेकिन जैसे जैसे आप शहर के इंटीरियर्स में पहुंचते हैं, मिडल में पहुंचते हैं, तो ये सारी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं। जैसा हमने पहले भी चर्चा की है कि कंपनियों का काम है ऐसी चीज बनाएं जो जल्दी खराब हो, या फिर जिनकी मेंटेनेंस में दिक्कत आए, जिनको डिस्कार्ड किया जा सके। तो रूरल इकोनॉमी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, फाइनेंशियल इंटरवेंशन जरूरी है, जिसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई। और इसीलिए उनके लिए फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पीएम सिंचाई मिशन, पीएम किसान, स्वच्छ भारत मिशन, अटल पेंशन योजना, ये सभी गांव के आधार है। किंतु इसके साथ साथ फ्रीबीज भी जा रही हैं। कभी भी आप लोन वेव कर देते हैं, कभी भी आप जो है एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं। तो पीछे जो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए वो मिसिंग है। 80 करोड़ इंडियंस आर डिपेंडेंट अपॉन राशन, दैट इज फ्री फूड, जो हमने कल भी बात की थी फूड स्टोरेज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो आपका एनएसएसओ है, वो बुनियादी आवश्यकताओं को देखते हुए, जब 80 करोड़ जनता आपके राशन पर डिपेंडेंट है, तो आप कंजम्पशन डिमांड को में जाए अगर उठा पाते हैं, तो भारत को माना जाएगा, भारत इकोनॉमी बन पाएगा। तौर इसका कम होना, ये सारी चीजें, और साथ साथ में स्किल की कमी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एड्रेस किया जाए, वेदर इट इज फिशरीज, वेदर इट इज एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से मीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक नया आयाम मिला है। तो भारत में अगर जनसंख्या 150 करोड़ है, तो अराउंड 90 करोड़ आर इन villages. So that's what we have to think about it. How gonna make sure the real India? उसमें से हम बात करते हैं कि कैसे आप, कैसे एग्जामिनेशन, बड़े बड़े एग्जामिनेशन जैसे जैसे यूपीएससी की यदि हम चर्चा करें, कैसे इसकी सोच तक पहुंच पाएगा, कैसे वो माइंडसेट क्रिएट कर पाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ क्लर्क, पीएन और अ, कुछ ऐसे जॉब्स जो क्लास 8 या 10th के लिए रिजर्व है, उसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जाते हैं। तो सचिन, आप इस दिशा में क्या कहना चाहते हैं कि कैसे सॉल्यूशन है, कैसे आगे बढ़े? सचिन, कैन यू हियर मी? सर सर बी क्विक प्लीज।
सर क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट करोगे सर, मैं क्या बताऊं? क्वेश्चन टू द पॉइंट यही है कि विलेज इकोनॉमी, एक प्रॉस्परस इकोनॉमी कैसे बन पाएगी? सर इंफ्रास्ट्रक्चर का गाँव तक जाना जरूरी है सर। बिल्कुल जरूरी है, उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी। बैंकिंग से जोड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बनना, ताकि वो पिछड़े शहर ना बने सर, और गांव का कल्चर एक समावेशी विकास के साथ आगे बढ़े। ठीक बात है। दिव्या? सर स्ट्रक्चरल चेंज के साथ साथ बिहेवियर चेंज भी जरूरी है, ताकि उन चीजों को अपनाया जा सके, और किस तरह से सही उसमें यूज करना, उनको यूज किया जा सके, ई कॉमर्स या फिर कंजम्पशन की जो भी चीजें। हाँ ठीक बात है, ये एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट है। दिव्या, मतलब मानसी, इफ यू कैन गिव एन ओवरव्यू with a futuristic approach. So in this case, particularly rural demands, we always often talk about this one element, that is the growth of FMCG sector is always connected with the rural sector Yes. demand. Hmm. So more deeper penetration can be the focus area for the FMCG sector, and in that also we can talk about more strengthened integration of the supply chain, sir. बिल्कुल, हाँ, होना And then चाहिए। we have like वो तो हमने जो कल चर्चा की थी, पहले भी हमने जो चर्चा की है हमारे प्रीवियस सेशंस में, जी, वेयर हाउसेस का रोल आ जाता है, warehouses. रोड की कनेक्टिविटी आ जाती है, हम्म, गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जी, लाइट है, बिजली है, पानी है, हम्म। और क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन, सर विच इज वेरी इनकम वेरी डिफिकल्ट। स्टेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी भी रूरल एरियाज में, बिकॉज अगेन मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इट इज एग्रीकल्चर सीजनल। एंड अलाइड, और हाँ, सीजनल अलाइड, माइग्रेशन होता हाँ, जॉब क्रिएशन इन नॉन फार्म सेक्टर या लाइट सेक्टर जो हम बात करते हैं, है। जी। दैट कैन तो बी बेनिफिशियल। आज के सेशन में हमने इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की, ताकि हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके और हम उनसे अपनी राइटिंग और अपनी अप्रोच को और ज्यादा स्मार्ट बना सकें। सो कंटिन्यू टू थिंक एंड राइट इन द सेम डायरेक्शन, and we will soon take up the next session. Thank you very much.